नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। दिन भर के ईरान वॉर के अपडेट्स लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। ईरान वॉर में अब ग्राउंड इन्वेजन एक बहुत ही पुख्ता ऑप्शन बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि उनके बातों से कोई मतलब निकालना या उनके वक्तव्यों से कोई यानी एक मीनिंगफुल कोहेरेंट बात ढूंढना जो है वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जिस तरीके से चीज़ें, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि चेस बोर्ड पे चेस पीसेस जिस तरह से जमा हो रही हैं, जिस तरह से जो लॉजिस्टिक्स हैं या जिस तरह से उसके और चीज़ें जमा हो रही हैं, उससे ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि वॉर में ग्राउंड इन्वेजन का ऑप्शन जो है उनके पास रहे। पर क्या इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन हो? नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपनी मैक्सिमलिस्ट डिमांड ईरान के सामने रखी है, ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा है कि ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स और ये अनरीज़नेबल हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब ट्रंप के पास दो ऑप्शन बचता है कि या तो वो उस फ्रेमवर्क में काम करें जिस फ्रेमवर्क में ईरान उनको काम करने को कह रहा है। ऐसा करने से जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक डिफ़ीट तो ऑलरेडी अमेरिका की हो रही है, ऑपरेशनल डिफ़ीट भी नज़र आएगा और बड़ा मुश्किल होगा उनको अपने ऑडियंस को ये वॉर बेचना कि उन्होंने ये लड़ाई क्यों लड़ी और यूएस का इतना बड़ा एरिया जो है वो क्यों डिस्ट्रॉय किया। खासकर यूएस के एरिया का मतलब है कि यूएस के जो बेसेस हैं और तमाम जगह हैं उसको क्यों डिस्ट्रॉय होने दिया। लेकिन अगर वो इसमें शामिल होते हैं ग्राउंड इन्वेजन में, तो फिर जाहिर है कि इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको भी डील करना पड़ेगा। क्या है वो एस्पेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले तो ये कि ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि तकरीबन 1 मिलियन के आसपास जो वॉलंटरी फोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज़ जो है किया गया है। इसके अलावा विद इन ईरानियन सोसाइटी भी मोबिलाइजेशन, यानी ईरानियन टाउन्स के अंदर जो है वो भी मोबिलाइजेशंस देखने को मिल रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी एक जगह पे ही जाए, यानी एक जगह पे ही वो कलेक्ट हों। मिलिट्री मैन्यूवर इस तरीके से होता है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस जहाँ की होती है कि हाँ अमुक जगह पे यहाँ पे लैंड इन्वेजन होने वाला है, तो हम मोस्टली जो है वहाँ आदमी भेजें, और फिर इन जगहों पे नहीं हो सकता है तो वहाँ से आप ट्रूप्स को मूव करें। तो वो चीज़ भी ईरान में देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हैं, अगर आप उनके रेट को देखें तो पिछले 4-5 दिनों का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ये देखा जा रहा है कि यूएई पे अटैक्स जो हैं वो अब ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे पास लिस्ट है जिसमें ये देखा जा रहा है कि एक कंसिस्टेंट अटैक इजराइल पे है, यानी इजराइल को डेली 9 से 12 या 13 मिसाइल इजराइल पे हमला किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा चंक जो मिसाइल का है वो ये देखने को मिल रहा है कि यूएई और बहरैन पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहरैन पे जाहिर है कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बेसेस हैं उनको अगर रीबिल्ड करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, या वहाँ पे और जो कुछ चीज़ें हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो डेटा है उसके हिसाब से यूएई पे लेकिन कॉन्सिस्टेंट पिछले 3 दिनों से अब अटैक हो रही है। याद रखें उससे पहले के 3-4 दिनों में यूएई पे अटैक्स कम हो गए थे। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखने को ये है कि ऑलमोस्ट लगभग 10 दिनों से, यानी 17 तारीख को, 10 दिनों से ज़्यादा इनफैक्ट 17 तारीख के बाद कतार पे कोई अटैक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि कोई बैकरूम नेगोशिएशन जो है वो कतार के साथ ईरान की हुई है, जिसमें कि शायद ये देखा गया है कि अल उदैद जो बेस है कतार में, जो अमेरिका का मेन बेस है, वहाँ से चूँकि अब जो है अटैक्स नहीं ओरिजिनेट हो रही हैं, और या कतर ने कोई एश्योरेंसेस दिए होंगे कि लेट्स नॉट डू इट, तो उसके बाद वहाँ पे अटैक्स जो हैं वो ईरान ने बंद किए हैं। तो ये यानी यूएई पे अटैक्स जो हैं बढ़ रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ईरान को ये लगता है कि यूएई के लैंड का यूज़ करके जो कुछ आइलैंड है पर्शियन गल्फ़ में जिसको यूएई क्लेम करता है, हालांकि वो ईरान के कब्ज़े में है, ट्रंप ये चाहेंगे कि उस पर वहाँ उतर के कब्ज़ा किया जाए और उसको एज अ बारगेन चिप जो है वो किया जाए। जहाँ तक हम लोग का सवाल है तो ये जो वीकेंड था, और ख़ासकर जो सैटरडे इवनिंग से लेके जो संडे था पूरा का पूरा, और रैदर संडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक, वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इजराइल और अमेरिका ने जो है ईरान पे किया है, जिसमें कि तेहरान में, शिराज में, तबरेज़ में, तमाम जगहों पे हमले जो हैं वो किए गए हैं।
इसमें इससे ये लगता है कि एक ये लास्ट बड़ी वॉली जो है वो, क्योंकि जो वेपनरी उसमें यूज हो रही है वो वही मिसाइल्स हैं जो ऑलरेडी बहुत डिप्लीटेड हैं, यानी उनके स्टॉक्स कम हैं, फिर भी मुझे लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक की तरह ईरान पे उसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उसके बाद भी आज सुबह से लगातार ईरान जो है वो मिसाइल्स मार रहा है। आज भी हाइफा रिफाइनरी पे ईरान ने हमला किया। यानी ये जो एक हेल मेरी अटैम्प्ट के जैसा जो अटैक्स अमेरिका और इजराइल ईरान पे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद उससे इनको नेगोशिएशंस में कोई मदद मिलेगी, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान ने भी लिस्ट जारी की है, हमने पहले भी वो लिस्ट शेयर की थी, अभी अभी आप अपने स्क्रीन पर थोड़ी देर में देखेंगे कि उन एनर्जी ठिकानों का जहाँ पे वो हमला करेगा पर्शियन गल्फ रीजन में। जो टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स हैं अभी अमेरिका के जिसके जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए आप कह सकते हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, उनकी संख्या 50,000 हो गई है। मिडिल ईस्ट में टोटल 50,000 ट्रूप्स अभी हैं, जिसमें 2,500 मरीन्स, 2,500 और सेलर्स और ये जो हैं अभी ऐड हुए हैं। नॉर्मली भी मिडिल ईस्ट में कई बार ऐसा होता है कि 50,000 नंबर सुन के लगता है कि अरे ये तो बड़ा नंबर है। नॉर्मली भी जो नॉन वॉर के सिचुएशन में भी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 40,000 सोल्जर्स रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ सोल्जर्स देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि फ्राइडे को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के IRGC के जो कमांडर थे, नेवी कमांडर रियर एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था। वुंडेड थे फ्राइडे को। आज जो है सुबह उनकी मौत हो गई है, ये कंफर्म जो है वो ईरानियन मीडिया ने किया है। कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे अपडेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वॉर की समझनी। अव्वल तो ये कि जो सेंटकॉम एक आइडिया दे रहा है ट्रंप को कि क्या हम ये ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस भेज सकते हैं, तो ईरान की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, जो वहाँ हमारे सोर्सेज हैं वो ये अब कह रहे हैं कि ईरान ने ये प्लान किया कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ होती है तो इन सोल्जर्स को गिरफ़्तार किया जाएगा, और चूँकि ये नॉर्मल वॉर नहीं मान रहा है ईरान, तो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन के जो लॉ हैं वो प्रिजनर ऑफ वॉर वाले लॉज जो हैं वो नहीं काम आएंगे। ये बात ईरान बार बार कह रहा है। क्यों कह रहा है? याद रहे, ईरान के IRGC को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। उसके बदले में ईरान ने US सेंटकॉम और US मिलिट्री के दूसरे जो फैक्शंस हैं उनको भी ईरान ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। यानी ईरान उनको अपने कंट्री के अंदर जो लॉज हैं जो टेररिस्ट को वगैरह को डील करने के लिए बनते हैं उसके अंदर ये ट्राई करेगा। तो यानी ये एक और बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन को लेके जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो ये कि जिन जगहों से लॉन्च हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्राउंड इन्वेजन के लिए मुफीद होंगे, वहाँ से अटैक्स उन पे अटैक ईरान कर रहा है। और यही रीज़न है कि UAE पे अटैक्स आप जो हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती सेंटकॉम की। जैसा मैंने कहा, प्लान A, B, C, D सारे के सारे फेल हुए हैं, उसके बाद ये प्लान बनाया गया है। तो अगर फेल होने के बाद कोई प्लान बनती है तो उसको प्री प्लानिंग नहीं कहा जाता है। अगर ग्राउंड वॉर होता है तो ये बहुत बड़ा अट्रीजन वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि याद रखें अमेरिका का सबसे पावरफुल हथियार जो है वो एयरफोर्स है। अगर एयरफोर्स कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो ग्राउंड फोर्सेस वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी पोजीशन सख्त कर ली है। ईरान ने ये कहा है कि उसका अब सॉवरेन राइट इसके ऊपर में है। इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो पेश किया गया है, जिसके उसके बिल के 4 पहलू हैं। उसके अंदर शिपिंग सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन टोल, नेविगेशनल गाइडेंस फ़ी और डेवलपमेंटल फ़ंड, ये 4 चीज़ ईरान इम्पोज़ करने जा रहा है। यानी पार्लियामेंट में एटलीस्ट उसने पेश कर दी है। अब ये पार्लियामेंट में पास होता है नहीं होता है ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल उसने ये चीज़ें पेश कर दी है। अब इसमें ये देखना है कि अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो क्या UAE और ये सऊदी जो हैं इसमें किस लेवल तक पार्टिसिपेट करते हैं। याद रहे, सऊदी के बेसेस अब अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार जो अमेरिकन प्लेन्स को मारा जा रहा है, चाहे उनके एवैक्स प्लेन को, चाहे उनके सीड प्लेन्स को, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमीज़ एयर डिफेंस प्लेन भी वहाँ पे जो है वो ईरान ने उसको टारगेट किया है। वो सब सऊदी बेसेस से आ रही है। तो अब एक वार्निंग जो है इन लोगों को दी गई है, इनको लिस्ट भी बैक
बैक रूम से पहुंचाई गई है कि हम इन जगहों को टारगेट करेंगे जिनमें कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जो यूएई में और सऊदी अरबिया में टारगेट होंगे। याद रहे हूतीज़ जो हैं अभी फुल फ्लेजेड इसमें नहीं शामिल हुए हैं, वो अभी सिर्फ इज़राइल पे मिसाइल्स मार रहे हैं, लेकिन अगर सऊदी के तरफ वो मिसाइल मारने लगेंगे तो वहाँ पर भी मुश्किल पेश सऊदी अरब को आने लगेगी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अभी तक लॉस हुआ है यूएई और ये तमाम जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, वो कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने टैबलेट करने की कोशिश की है। कुछ मिडिल ईस्ट के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो एक बॉल पार्क असेसमेंट किया है, उसके हिसाब से पोर्ट रेवेन्यू लॉस तकरीबन $14 बिलियन का है। ऑयल गैस एक्सपोर्ट लॉसेस तकरीबन $21 बिलियन के हो चुके हैं। एविएशन टूरिज़म लॉसेस तकरीबन $40 बिलियन के। टोटल जीसीसी यानी पर्शियन गल्फ़ कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो है उसमें 75 से 80 बिलियन का लॉस जो है वो अभी तक देखा जा रहा है। अगर इसको यानी एक रेंज में अगर इसको मैक्सिमल भी मानते हैं, अगर इसका हाफ भी कर देते हैं तो तकरीबन 35 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि इन नुकसान के बावजूद अगर ये देश शामिल होते हैं इस ग्राउंड इन्वेजन में, तो फिर उसके बाद उन पे क्या गुजरेगी, यानी उनके ये जो नंबर्स अभी हम पढ़ रहे हैं वो नंबर्स आगे कहाँ जाएंगी, ये इज़ एनीबॉडीज़ गेस। एक लास्ट चीज़ और है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कल एक सर्वे जो है वो ग्लोबल साउथ का किया गया है। ग्लोबल साउथ उन कंट्रीज़ को कहते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और मोस्टली सदर्न हेमिस्फेयर में वो लोकेट होते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी उसमें काफ़ी सारे हैं, और वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कंट्री जो हैं जो एशिया और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी आते हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ग्लोबल साउथ में एक लार्ज स्केल सर्वे किया गया है। हालांकि क्वालिटी ऑफ सर्वे मुझे नहीं पता कितनी अच्छी है, लेकिन उससे जो रिज़ल्ट आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो मैं बार बार कहता हूं कि इज़राइल और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक लॉस है, जो लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन ऑफ उनका सॉफ्ट एंड हार्ड पावर है, वो इसमें नज़र आता है। उनसे पूछा गया हु डू यू ब्लेम फॉर दिस वॉर। 38% लोगों ने इज़राइल को कहा है, 29% लोगों ने यूएस को कहा है, 18% लोगों ने सिर्फ ईरान को कहा है। सिंपैथी आपकी किसके तरफ है, उसमें 43% लोग ईरान की तरफ सिंपैथी है और इज़राइल की तरफ सिर्फ 13% लोगों का सिंपैथी है। यानी थर्ड वर्ल्ड में बड़ा ही क्लियर, डिस्पाइट ये जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इन कंट्रीज़ में चलती हैं, चाहे भी ये तमाम जो BBC CNN जैसी न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो लोग देखते हैं, फिर भी उन्होंने अपना एक ओपिनियन इस पे बनाया है, जो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उस वॉर के बारे में ये भी पूछा गया कि हैज़ इट अफेक्टेड योर व्यू ऑन US, तो उसमें 43% लोगों ने कहा है लेस फेवरेबली, अब मैं उस पर और उसको यानी गंदा देखता हूँ। 29% कह रहे हैं अनचेंज्ड, यानी इसमें वो लोग हैं जो US को मानते हैं कि ठीक है, जो वो लोग भी हैं जो मानते हैं गलत है, तो वो कहते हैं कि उसमें अनचेंज्ड है। और सिर्फ 18% लोग कहते हैं कि हम उसको मोर फेवरेबली देखते हैं। जाहिर है मोस्टली ये नंबर जो हैं भारत और इस तरह के जो देश हैं उससे आए होंगे, लेकिन ये बहुत ही फैसिनेटिंग सर्वे है। तो अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए